ओके, तो मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। और इनमें से कोई डाउट होगा आप बता दीजिएगा, है ना। अगर इनमें से कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, है ना। तो मैं पहले इनके आंसर्स लिख देता हूँ, है ना। इसका आंसर शायद हाफ है, जिसमें डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका कुछ था शायद π/16 ln2। यस, π/16 ln2, है ना। इसका शायद 0 आएगा। दिस इज π/8 ln2, है ना। इसका शायद आएगा π/4n, इसका π/4 और इसका 0। क्योंकि सिंस सारे इजी टाइप सवाल हैं फिर भी, लेकिन किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकता है। गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग नितिन। फिर भी इनमें से कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो ना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़े एलिमेंट्री है इसलिए कर नहीं रहा हूँ आपके लिए, तो कोई पूछना हो तो बता दीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इजी ही है, बट फिर भी किसी को लगता हो तो देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये दो और सवाल हैं क्विन में, अपन करके देखें एक बार, ठीक है ना, फिर तो आगे बढ़ेंगे। बाकी तो हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में। यस, ओके, तो देखते हैं बच्चों पहले सवाल को, है ना। तो इसमें शायद अगर क्विन अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कैसे बनेगा, 0 से π/2 आधा, और फिर क्या बतलाया था, fx, और प्लस क्या हो जाएगा, f ऑफ अपर लिमिट -x। तो अपर लिमिट कौन सा वाला यूज करोगे आप, पाई वाला, है ना। तो 0 से सीधा π/2 आधा कर दिया है, और यहाँ अपर लिमिट -x कीजिएगा तो ln 1 + cos x dx। ठीक बात है। अब देखो ln a + ln b अगर करते हो तो बहुत इजीली बन जाएगा भैया, क्योंकि ln a + ln b में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो 1 + cos x × 1 - cos x क्या होता है, 1 + cos x × 1 - cos x होता है 1 - cos² x। 1 - cos² x क्या होता है, sin² x। तो ये बन गया sin² x। अब log की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि यहां अगर sin² x है तो 2 उतार सकते हैं, और 2 उतार के क्या लिखेंगे, 2 × 0 से π/2 ln sin x dx। तो भाई ln sin x dx का इंटीग्रल तो पता ही है, आपको बताया था लास्ट क्लास में, -π/2 ln2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो बिल्कुल सही जवाब है -π ln2, है ना। क्या जवाब सही है, -π ln2, देख लीजिएगा। इसमें मैं क्या कह रहा था कि इसमें sin इनवर्स x को पहले या तो थीटा रख लीजिए, बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि यार x sin थीटा आ जाएगा, और इसका जो dx है वो कितना रहेगा, cos थीटा d थीटा। एंड दिस इज 0 से, देखना x = 0 पे 0, और sin इनवर्स 1 मतलब π/2, और sin इनवर्स x को थीटा रख दीजिए, है ना। और x यहां से कितना है, sin थीटा, और dx आ जाएगा cos थीटा d थीटा, देख लीजिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इंटीग्रल 0 से π/2 थीटा इंटू cot थीटा d थीटा, ये बनेगा। अब क्या करें सर इसमें, तो अब इसमें आप बाई पार्ट्स लगा सकते हैं ना। क्या लगा सकते हैं, बाई पार्ट्स। जैसे थीटा को फर्स्ट फंक्शन,
और कॉट थीटा को सेकंड फंक्शन। तो अगर ऐसा करते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन, बताइए क्या होता है कॉट थीटा का इंटीग्रेशन, ln sin थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, है ना, कितना आएगा थीटा और इंटू ln sin थीटा, थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉट थीटा का इंटीग्रल माइनस जो सेकंड फंक्शन मतलब सेकंड इंटीग्रल लिखिएगा 0 से पाई बाय 2, तो अब बेटा होगा थीटा का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और कॉट थीटा का अभी भी क्या रहेगा ln sin थीटा, है ना, सोचो एक बार। अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये तो अभी अभी बतलाया ही है मैंने लास्ट क्लास में आपको कि ln sin थीटा डी थीटा आएगा आपका माइनस पाई बाय 2 ln 2, यानी यहां पे इसकी वैल्यू इवेल्युएट हो गई है ना, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय 2 ln 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पाई बाय 2 ln 2। नाउ अब जब इसमें पाई बाय 2 रखिएगा, है ना, इसमें पाई बाय 2 रखिएगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 इंटू ln sin पाई बाय 2, ln sin पाई बाय 2 मतलब ln 1 मतलब 0 और माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, यहां थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, हालांकि आपको आंसर 0 ही आएगा लोअर लिमिट पे, बट फिर भी हम यहां समझें कि 0 पे ये तो 0 है लेकिन ये ln 0 है, ln 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यानी आपको 0 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैंने बताया कि कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको 0 प्लस पे निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए 0 प्लस पे, मतलब यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग 0 प्लस, नॉट 0, है ना, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, और फिर यहां पे आएगा आपका थीटा इंटू ln sin थीटा, समझे बात को। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि अब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हालांकि इसका आंसर 0 ही आएगा फाइनली, है ना, लेकिन आप गलती से भी डायरेक्ट मत लिखिएगा, नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाली कहानी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि थीटा अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये तो बेटा 0 जा रहा है और ये जा रहा है इंफिनिटी, तो अगर आपने लिमिट सही से पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 इंटू इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटेगा नहीं तब तक आप सही आंसर पे नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों की, सबसे पहले हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं, किसका लिमिट निकाल रहे हैं, हालांकि ये आएगा 0 ही, क्योंकि जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 ही आएगा। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा नहीं समझ में आई है बात तो, कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कैसे सर, पहला वाला 0 जा रहा है, दूसरा वाला माइनस इंफिनिटी जा रहा है, मतलब 0 इंटू इंफिनिटी का ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, राइट। तो इसको हम लोग लॉपिटल लगा के सॉल्व करते हैं, बताया गया है, सिखाया गया है, फिर से एक बार सिखाया जा रहा है कि ये अब 1/थीटा इधर लाइए, अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म हो गया, तो लॉपिटल लगा सकते हैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, क्योंकि अब ये भी इंफिनिटी 0 प्लस है ना नीचे, तो 1/0 प्लस क्या हो गया इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी है हालांकि, बट माइनस साइन इग्नोर कीजिए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो यानी यहां से क्या आएगा लॉपिटल, ln sin थीटा का 1/sin थीटा और sin थीटा का आएगा भाई cos थीटा, और नीचे 1/थीटा का कितना जाएगा -1/थीटा स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए -1/थीटा 1/थीटा, 1/थीटा का -1/थीटा स्क्वायर। तो बेटा ये वाला देखिए, ये वाला लिमिट तो 1 हो गया, ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, और नीचे ये इंफिनिटी जा रहा है, या फिर थीटा ऊपर ले जाओ, है ना, देख लो जैसा भी तुम्हें लगे। देखो एक तरीका है कि ये 1 ये 1 और ये नीचे इंफिनिटी जा रहा है बच्चों, है ना, तो 1/इंफिनिटी किधर चला जाएगा 0, तो फाइनली आ 0 ही रहे, बट डायरेक्ट अगर 0 लिख रहे हो तो कॉन्सेप्चुअली आप रॉन्ग काम कर रहे हो, है ना, बस इतना ही कहना है, बाकी आपके ऊपर भी है ना। तो यानी इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये भी 0 ये भी 0 खत्म हो गया, यानी कि सीधा सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई π/2 ln 2। क्लियर है तो एक बार क्लियर बतला दीजिए, और लिख चुके हो तो डन कर दीजिएगा। चलिए करी करे हरे बच्चे का डन आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। किंग और क्वीन के बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जैक, शायद क्वीन तक प्रॉपर्टी 6 थी, बीच में हमारे 2 टीएसपी आए थे, और इसको हम लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 जैक। जैक जो प्रॉपर्टी है दिस इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 0 से n t f x dx, है ना, n इज एन इंटीजर
एंड टी इज पीरियड ऑफ फंक्शन। कायदे से समझना बहुत जरूरी है। मतलब एफ एक्स का पीरियड है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी भी एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी भी एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर टी भी एफ एक्स है। क्योंकि टी के बाद रिपीट करेगा तो टू टी के बाद भी करेगा, थ्री टी के बाद भी करेगा, फोर टी के बाद करेगा। आफ्टर एवरी टी इट इज गोइंग टू रिपीट, है ना। जीरो से एन टी, और एन यहां हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटीजर है। तो आप सोचिए ना, कोई भी फंक्शन अगर आप लेते हो, है ना, जो कि पीरियोडिक है टी इंटरवल में, टेक एनी फंक्शन जो टी इंटरवल में पीरियोडिक है, तो अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचे ना, कॉमन सेंस से भी सोचे, तो जो जीरो से टी में वैल्यू आएगी वही टी से टू टी में आएगी। क्यों सर? क्योंकि बेटा आप खुद ही सोचो ना, जो जीरो से टू में वैल्यू आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, फंक्शन रिपीट कर रहा है, मतलब टी से टू टी में सेम टाइप का ग्राफ बनेगा। कोई बोले कि सर इस तरह का कुछ फंक्शन बना है ना, इस तरह का कुछ फंक्शन बना है जीरो से टी में, है ना, तो हम लोग बोलते हैं ये जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू ना इधर भी आएगी। आप समझना, वही सेम वैल्यू ना इधर भी आएगी। समझ रहे हो बात को? वही 2t से 3t में भी आएगी, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू a है, इस इंटरवल में वैल्यू a है बच्चों, तो इस इंटरवल की वैल्यू a ही होगी। तो 0 से t में जो वैल्यू देगा वही t से 2t में देगा, वही 2t से 4t में देगा, मतलब 2t से 3t में देगा, और ऐसे ही करते करते n-1t से nt में भी देगा, क्योंकि n इंटीजर है तो n-1 भी इंटीजर होगा। तो इन सब में वैल्यू इसकी a ही आएगी, है ना, सब जगह इसकी वैल्यू कितनी आएगी बॉस, a ही आएगी। तो सोचो ना, 0 से t में जो ग्राफ है वही t से 2t में होगा, वही 2t से 3t में होगा, और ऐसे चलते चलते n-1t से nt में होगा। तो अगर ये a है तो पूरी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, a एवरी टाइम n टाइम्स आएगा, तो n इंटू a होगा। तो n इंटू a मतलब n, और a की वैल्यू क्या है आपकी, 0 से t f x dx। मतलब अब आप इसमें बहुत आसानी से इस n को नीचे उतार सकते हैं ना, नीचे उतार सकते हैं। इसको नॉर्मल तरीके से भी आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो वो बतला दो, है ना। तो n टाइम्स 0, अगर कोई बोले सर मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूं, वैसे भी कर लो। जैसे 0 से t f x dx प्लस t से 2t f x dx प्लस 2t से 3t f x dx, ऐसे चलता जाएगा। और फाइनली आपका आएगा n-1t से nt f x dx। देख लो आप, है ना। तो बेटा इसमें याद करो, जैसे मैंने बतलाया था ना कि अगर ऊपर नीचे कुछ जोड़ते हो तो अंदर घटा सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं सबके इंटरवल 0 से t करना चाहूं, तो यहां 0 से t तो ठीक है, यहां क्या आएगा, यहां आएगा 0 से t, तो हमने t सब्ट्रैक्ट किया ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे t सब्ट्रैक्ट किया तो इधर t ऐड करना पड़ेगा। और आपको पता है कि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो f ऑफ x प्लस टी फिर से क्या लिख सकते हैं आप, fx के बराबर। तो आप देखो ना, सब चीजें 0 से t f x dx में ही बदलेंगी। अगला वाला भी देखोगे तो 2t घटाओगे, तो ये 0 से t, और यहां f ऑफ x प्लस 2t होगा, है ना। मेरे ख्याल से दो तीन तरीके से मैंने समझा दिया, अब आप खुद ही समझदार है ना, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको कि ऐसे करते करते हर एक बार 0 से t, ये भी fx हो जाएगा, ये भी fx है, इसमें भी n-1t घटाइएगा तो 0 से t, और अंदर फिर से fx बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से चलता जाएगा, और अल्टीमेटली ये n टाइम्स 0 से t f x dx ही बनेगा। बस एक चीज की जरूरत है कि n को इंटीजर होना चाहिए। n को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर n इंटीजर है तो आप बेशक से इसको उतार सकते हैं, अगर t इसका क्या है, फंक्शन का क्या है, पीरियड। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा बच्चों, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि mt से nt लिख रहा है f x dx,
तो आप खुद ही बताइए कि अगर मैं इसको 0 से टी एफ एक्स डी एक्स लिखना चाहता हूं, जहां ऑफ कोर्स टी पीरियड है फंक्शन का, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स है, तो मुझे यहां पे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहां पे, है ना, m और n दोनों इंटीजर्स हैं दोस्त, और मैं mt से nt अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो 0 से t के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो यहां मुझे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप खुद बताइए। यस, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे आप mt घटाइएगा, तो mt घटाइएगा तो ये बन जाएगा 0 से n माइनस एम टी। अगर n और m इंटीजर है तो n माइनस एम भी एक इंटीजर होगा, और अंदर बनेगा f ऑफ x प्लस एम टी। तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, तो f ऑफ x प्लस टी, एफ ऑफ x प्लस टू टी, एफ ऑफ x प्लस थ्री टी या f ऑफ x प्लस एम टी, ये सब fx के बराबर ही होगा। और t पीरियड है फंक्शन का, तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने कि इसको 0 से t अगर लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पे जैक से n माइनस एम उतर जाएगा, है ना, तो यानी यहाँ पे जो जगह लेगा वो कौन लेगा भाई, n माइनस एम। बिल्कुल सही है ना। अगर मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि fx एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, f ऑफ x प्लस टी इज fx, और आप a से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हो, तो आप समझना कि आप अगर a इंटरवल जैसे आगे बढ़ते हो कभी, और उधर से भी a इंटरवल आगे बढ़ते हो, तो दिस इज सेम एज 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, इसमें कोई अंतर नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी अगर a बढ़ा है और फाइनल पॉइंट भी a बढ़ा है और t ही पीरियड है, तो जो पीछे हटा था a लेंथ का, क्योंकि 0 से a वाला पोर्शन हटा होगा, तो वो t से a प्लस टी में रिकवर हो जाएगा, है ना, वो t से a प्लस टी में रिकवर हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ये बात। मतलब जो 0 से टी एफ एक्स डी एक्स है वो सेम आएगा, है ना, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो ये दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अभी क्वेश्चंस करते हैं इस पे। लिख लिया तो डन कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो ऑफ कोर्स ये एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन हो गया, है ना। और मैं जैसा आपको समझा चुका हूं कि अब इसको तोड़ने की कोशिश मत करना कि सर मैंने इसको 1000 टाइम्स तोड़ने की कोशिश की, 0 से 1, 1 से 2। भैया पीरियोडिक फंक्शन है, ये जो आपका लिखा हुआ है ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1। तो जब पीरियोडिक फंक्शन है तो बच्चों उसका इस्तेमाल करिए, है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, देखिएगा, इसको आप एनटी लिख दीजिए, 1000 इंटू 1 टाइम, मतलब इसका सॉरी पीरियड जो होगा वो 1 होगा, तो एनटी में एन उतर जाएगा, इंटीजर है इसलिए उतर जाएगा, है ना, ऐसे नहीं उतर जाएगा, है ना। तो 0 से 1 ई की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए, अगर बच्चों x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान कितना हो जाएगा, 0। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 0 हो जाएगा तो दिस इज 1000 इंटू 0 से 1 e की पावर x dx। अच्छा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और 0 से 1 में अगर आप इसको इवेल्युएट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर इवेल्युएट करके आंसर कर लीजिएगा ना, 1000 इंटू
ई की पावर 1 और माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 दैट इज 1, तो ई माइनस 1 आएगा, ठीक है, पहले वाले का। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, 0 से 200 पाई चलने देते हैं, और इसको लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स को यू कैन राइट एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, तो भाई यहां मॉड आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक तो √2 बाहर निकलेगा, और 0 से 200 पाई मॉड कॉस एक्स बाई 2। अब ये x बाई 2 देखकर अच्छा तो लग नहीं रहा है, यहाँ cos x रहता तो कितना बढ़िया लगता, मजा आ जाता है। तो मेरे ख्याल से टीएसपी लगा देते हैं। अगर यहाँ cos x अगर आप लिखना चाहते हो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे x को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये cos x तो बन गया, है ना। तो मैंने याद है बताया था ना कि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और लिमिट्स में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करें सर, तो आपको पता ही है ना कि इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है साहब पाई। तो अगर इसका पीरियड पाई है तो 0 से nt वाला ही माहौल दिख रहा है, तो ये n नीचे उतर जाएगा, तो यहाँ 2√2 और 100 के साथ मिलके 200√2 हो गया। अच्छा, अब ये 0 से पाई मॉड cos x, तो इसको तो बहुत बार बताया है यार कि 0 से पाई मॉड cos x, 0 से पाई बाई 2 वाला 1 होता है, और पाई बाई 2 से पाई वाला पाई बाई 2 से पाई वाला भी बिल्कुल 1 ही होता है। तो 1 + 1 2, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 400√2, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओके, है ना, इसमें n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, करेंगे सॉल्व। यस, पहले वाले में देखिएगा साइन एक्स है ना, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बच्चों, 2 पाई होता है ना, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो अब आप इस 2000 पाई को क्या लिखेगा, है ना, 1000 इंटू 2 पाई। अच्छा, तो एनटी टाइप का दिख गया ना, ये एन हो गया आपका, और ये टी टाइप का हो गया, क्योंकि देखो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड साइन एक्स है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती है, जमती है ना, एन टी 1000 इंटू 2 पाई, 2 पाई इज द पीरियड। तो जैक के हिसाब से 1000 उतर गया, और 1000 उतरने के बाद ये 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स बैठ रहा है। अच्छा, क्या इसमें हम क्वीन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर इसमें क्वीन अप्लाई करोगे तो अब क्या लिखोगे आप, 0 से पाई आधा कर दो सीधा, फिर क्या आएगा एफ एक्स, और फिर क्या आएगा एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जब आप एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स रखिएगा तो ये सब तो सेम टू सेम बनेगा। यहां देखना, अपर लिमिट इज 2 पाई, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स, व्हाट इज दैट, दैट इज माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो ये चीज आपको निकल के आएगी, ठीक है। अब इन दोनों का सम याद करो, मैंने बताया था ना कि 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स, उसका सम हमेशा 1 होता है। तो इन दोनों का सम हमेशा अगर 1 है तो दिस इज 1000 टाइम्स 0 से पाई dx। सो व्हाट डज दिस मीन,
दिस मीन दिस इज 1000 इंटू इसका इंटीग्रेशन x आएगा तो पाई आ जाएगा ना, दिस इज 1000 पाई। बिल्कुल सही है, अगले वाले का भी आंसर सही है। ओके अगला वाला देखना, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसमें ये पार्ट तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने टाइप से है ना। इसमें देखिएगा साइन एक्स अगर -1 से 1 है तो साइन एक्स बाई 2 इज बिटवीन -हाफ से हाफ, और इसका जो मॉड होगा ये मॉड हो जाएगा आपका 0 से हाफ। आप सभी इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो साइन एक्स होता है -1 से 1, साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा -हाफ से हाफ, और उसका मॉड हो जाएगा 0 से हाफ। तो 0 से हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई 0 ही होगा। तो ये ऐसे ही बस टाइम पास के लिए लिखा हुआ है, अगर आप सही तरीके से समझे होंगे तो 2 सेकंड में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इधर बच गया मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है भाई, पाई। तो 0 से nt में ये जो 2n है ये एक्चुअली n का रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये t है और n नेचुरल है तो 2n भी इंटीजर ही है। तो 2n उतर गया, 2n अगर उतर गया जैक से, तो अब बचा 0 से पाई मॉड साइन एक्स। तो कितना वैल्यू होता है इसका, मुझे लगता है 2 होता है। तो 0 से पाई बाई 2 वाले का 1 और पाई बाई 2 से पाई वाले का भी 1, तो मेरे ख्याल से 1 + 1 2, तो ये फॉरेन आ जाएगा। देख लो, डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डन हो गया हो तो लिख भी दीजिएगा। करेंगे इसको सॉल्व बच्चों। ओके ग्रेट, चलिए देखते हैं। 0 से n पाई प्लस वी है ना, 0 से n पाई प्लस वी। तो सबसे पहले बच्चों इसको तोड़ना चाहिए हमें। कैसे तोड़िएगा, कि सबसे पहले इसको 0 से n पाई तोड़िए, ठीक है, और फिर n पाई से n पाई प्लस वी तोड़िए। फिर n पाई से n पाई प्लस वी तोड़िए ना, 0 से पहले तो n पाई तोड़िए। अच्छा, इसको इवेल्युएट करना बहुत इजी है। कैसे, इसका पीरियड है पाई, तो अगर इसका पीरियड पाई है तो n उतर जाएगा, और 0 से पाई मॉड cos x dx है, और प्लस इसको ऊपर नीचे n पाई घटाइएगा तो 0 से v, और मॉड ऑफ cos n पाई घटाने पे इधर x प्लस n पाई आएगा। अब सुनेंगे आप, तो दिस इज n, और इसको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाया है, 0 से पाई मॉड cos x dx ये 2 के बराबर होगा प्लस। कोई बोले सर इसका कैसे हैंडल कीजिएगा, तो बड़ा इजी है। जैसे n को अगर मान लो आपने 1 रखा है, 3 रखा है ऑड, तो ये cos पाई प्लस एक्स होगा, cos 3 पाई प्लस एक्स होगा, या cos 5 पाई प्लस एक्स होगा, तो ये माइनस cos x आएगा। बट अगर n को आप 2 4 6 8 ऐसे लिखते हो, तो cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 4 पाई प्लस एक्स, cos 6 पाई प्लस एक्स, ये सब cos x है। लेकिन बाहर मॉड भी तो है, तो जो माइनस वाला होगा वो भी मॉड cos x होगा, और जो प्लस वाला है वो तो है ही। यानी कि इसका तो बहुत ही सिंपल बात हो गई कि 0 से v मॉड ऑफ cos x dx। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आपको बोले सर ये तो बहुत इजी है, इवैल्यूएट करना है ना, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, है ना। सुन लीजिए, अगर कोई बच्चे ने गलती की है ऐसे, तो 0 से v मॉड cos x, v है सर पाई बाई 2 से पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 0 से पाई बाई 2 से पाई, तो मॉड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव, तो बेटा ऐसे नहीं होगा।
ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले आएगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, यानी आपको इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा पहले 0 से π/2। बहुत सारे बच्चे ये देखकर कि ये π/2 से पाई है तो खट से इसको नेगेटिव कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट सोच के। भाई सोचो ना, आप 0 से 2π/3 है मान लीजिए लेते हैं आप, तो 0 से 2π/3 थ्रू आउट कॉस्ट नेगेटिव थोड़ी है, 0 से π/2 में तो पॉजिटिव है ना, और π/2 से फिर आगे जो है वो नेगेटिव है, तो यानी इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, 0 से π/2 cos x dx और प्लस π/2 से π/2 प्लस v, सॉरी π/2 से v। ये अब cos x कैसे खुलेगा, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव खुलेगा क्योंकि ये प्योर सेकंड क्वाड्रेंट में अब चल गई चीजें। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 2n + 1। तो बोले अगला वाला तो cos x का आता है बच्चों sin x फ्रॉम π/2 से v, तो 2n + 1 माइनस साइन v और माइनस साइन π/2 दैट इज -1। सो बिल्कुल सही है बच्चों का 2n + 2 माइनस साइन v, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 से 2n पाई मैक्स ऑफ साइन x n इज इंटीजर या नेचुरल। बताइए दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब कितना आएगा इसका वैल्यू। ओके चलिए करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है अगर आपको साइन व साइन एक्स का ग्राफ अच्छे तरीके से आता है तो, है ना। सबसे पहली चीज समझिएगा कि इसका पीरियड भी बच्चों 2π होता है और इसका भी पीरियड 2π होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको बतलाया गया है कि दोनों के फंक्शंस जो हैं, मतलब साइन एक्स का तो पहले से पता ही है आपको 2π है ना, और साइन व साइन एक्स का भी 2π ही होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें सिर्फ 2π लेंथ तक देखना है कि कौन मैक्स में है ना, और फिर हमें एंटी वाली प्रॉपर्टी पहले तो लगा लेनी चाहिए। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2π इज द पीरियड, तो 2π रहने दो और इसको n टाइम्स कर दो 0 से 2π, 0 से 2π एंड मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा साइन व साइन एक्स, ऐसे कर लो n टाइम्स। अब क्या करेंगे सर, अब मेरे ख्याल से दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से 2π में, और ये कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है और मेहनत करी है तो ये बहुत आसान काम है करना, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसा कि आपको पता है कि इस तरह का कुछ बनता है 0 से 2π में, है ना। और साइन व साइन एक्स का ग्राफ अगर ढंग से पढ़ाई हुई है तो बिल्कुल पता चलना चाहिए, है ना। और ये कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे टेंजेंट आता है, बहुत बार सिखाया मैंने, बहुत बार, है ना। और यहाँ पे भी इस तरफ से सिमेट्री है तो आपको समझ में आना चाहिए इधर से भी टेंजेंट टाइप का ही जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली सब समझ चुके हो आप कि ये टेंजेंट वगैरह, है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वगैरह, और इधर भी कुछ ऐसा ही आएगा। देख लीजिएगा आप, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन व साइन एक्स। आपको याद होगा ये y = x है, ये y = π - x है ना। इस तरीके से ये ग्राफ्स बनते हैं, राइट। आपको पूछे मैक्सिमम, तो भाई 0 से पाई में अगर आप समझदार हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल मैक्सिमम होगा। कोई बोले कि सर इधर भी ट्रायंगल वाला मैक्सिमम है, नहीं बेटा, इसमें तो अब ये साइन एक्स वाला ग्राफ हो गया, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के इधर पास आ जाएगा, है ना, नेगेटिव हाइट में ये बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम का ये ग्राफ होगा, ये वाला। ठीक है, तो यानी इधर का एरिया निकाल लेते हैं पहले, है ना। आप समझ रहे हो ना कौन सा एरिया अब आपको निकालना चाहिए।
आपको मुझे लगता है कि अब ये वाला एरिया निकालना चाहिए, देख लो ये ट्रायंगल का एरिया जो रंग रहा हूं, और दूसरा ये साइन वाला एरिया है ना, ये वाला, ये वाला, ये एरिया मैक्स वाली वैल्यू को देगा। अब कोई बोले सर ये वैल्यू कैसे निकालें, तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, जैसे इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है भाई पाई, और ये y इक्वल टू एक्स, और ये वाला पॉइंट है पाई बाई टू, तो ये वाला पॉइंट है बेटा पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, तो हाइट मुझे लगता है बेटा पाई बाई टू होगी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज हाफ इंटू पाई बाई टू, मतलब ये हो गया बेटा पाई स्क्वायर बाई फोर। कोई पूछे सर ये वाला, तो ये वाला तो माइनस टू ही है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है नीचे, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, n टाइम्स पाई स्क्वायर बाई फोर और माइनस टू, या फिर पाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अगर लिख लिया हो सबने तो। चलो कोई लिख रहा हो तो डन, वेट डाल दीजिएगा, और लिख चुका तो डन कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। है ना, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग लेबनिज रूल के नाम से भी जानते हैं। जिसको अपन लेबनीज रूल के नाम से भी जानते हैं, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। आपको पता है एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, और उसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट। वैसे तो अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करो तो फंक्शन खुद ही आ जाएगा, वो पता है, लेकिन अभी हम क्या है डेफिनिट इंटीग्रल के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे मान लीजिए कि इफ स्मॉल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, और कोई बोल रहा है कि देयर इज अ फंक्शन सर, देयर इज अ फंक्शन लाइक कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी, ऐसा कोई एक फंक्शन है, और ये जो स्मॉल एफ फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये स्मॉल एफ फंक्शन कैसा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई बोला कि सर इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, मतलब अगर कोई बोलता है कि इसको कैपिटल एफ डैश एक्स निकालना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे, ऑफ कोर्स सोचेंगे, है ना, कि इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स रखकर जो फंक्शन बनेगा उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, दैट इज वेरी कूल, आंसर इज यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट करके रख के डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आप देखोगे ना, ऐसा ऑब्जर्व करोगे व्हाइल सॉल्विंग, कि बहुत बार ऐसे फंक्शंस यहां रखे जाएंगे जो नॉन इंटीग्रेबल होंगे। अब किसी को लग रहा होगा सर फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल भी होते हैं क्या, बहुत सारे, आंसर इज यस, बहुत या बहुत से बहुत ज्यादा भी फंक्शन क्या हो सकते हैं, नॉन इंटीग्रेबल। जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन है जो इंटीग्रेट ही नहीं होंगे, एक दो फंक्शन आपने एनकाउंटर भी किया होगा फिजिक्स में खासकर, जैसे आपने देखा होगा e की पावर एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल, तो आपने देखा होगा कि ये इंटीग्रेट तो नहीं हो पाता है ना, इंटीग्रल e की पावर एक्स स्क्वायर या इंटीग्रल e की पावर एक्स क्यूब, ऐसे और भी हैं, ऐसे और भी हैं छोटे छोटे, रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, रूट टेन एक्स नहीं, रूट टेन एक्स तो हमने किया हुआ है ना, तो रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, ये सब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये आपके इंटीग्रेट नहीं होंगे। तो बहुत बार आप देखोगे कि यहाँ जो एफ टी फंक्शन है ना वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, तो उस केस में तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि सर ये फंक्शन तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो रखेंगे कैसे और फिर उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम लोग बोले यस। तो मेनी टाइम्स यू विल सी इन योर एक्सपीरियंस कि यहां फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल रहेगा, यानी कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना इंटीग्रेट किए काम चला सकते हो, है ना।
और वो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप देखिएगा उसको ध्यान से। तो हमने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो बिल्कुल सिंपल रूल है, आप इस इंटीग्रेंट को ऊपर वाले के साथ कंपोज करो, ऊपर वाले के साथ एच एक्स के साथ। तो अगर एफ टी को एच एक्स के साथ कंपोज करोगे तो दिस इज एफ ऑफ एच एक्स, कंपोज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज एच डैश एक्स। क्या किया भाई, क्या किया कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाले के साथ कंपोज किया एफ ऑफ एच एक्स, और अपर का डिफरेंशिएशन दैट इज एच डैश एक्स माइनस, क्या लिखेंगे दोस्त, माइनस। अब सेम काम लोअर लिमिट के साथ करेंगे दैट इज एफ ऑफ जी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट दैट इज जी डैश एक्स, दैट इज जी डैश एक्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसमें कहीं भी आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देख लीजिएगा बच्चों, है ना। इसके बाद इसके प्रूफ को देखेंगे थोड़ा सा, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। ये लिख लीजिए पहले, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। डन है, डन है। तो चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी, है ना। तो हम अभी इसका एंटी डेरिवेटिव मान लेते हैं, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हम मान तो सकते ही हैं कि मान लीजिए कि एफ टी का जो एंटी डेरिवेटिव है ना, एफ टी का जो एंटी डेरिवेटिव है दिस इज एल ऑफ टी और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। हालांकि एल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अपन ने मान लिया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज एफ टी हैज टू बी एल डैश टी, यस और नो, देख लो, एफ टी हैज टू बी एल डैश टी। अगर दोनों साइड हमने क्या कर दिया बॉस, डिफरेंशिएट कर दिया है इसको, तो है ना, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता चल गया है कि एल ऑफ टी प्लस सी है, तो अब इसको जरा इंटीग्रेट रख के देखते हैं, है ना। फाइनली एल से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब एल बाहर हो जाएगा पूरी कहानी से, है ना। तो अब इसको लिमिट लिमिट रख के देखिएगा तो एल ऑफ एच एक्स माइनस एल ऑफ जी एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे कैपिटल एफ एक्स को, तो कैपिटल एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी एल डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स आ जाएगा, माइनस एल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आ जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, एल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बन जाएगा। अच्छा अब सुनना, अब अगर कोई पूछता मुझसे एल डैश एच एक्स, तो इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखो दोस्त, इसको तो यहां जब एच एक्स रखोगे तो ये एफ ऑफ एच एक्स होगा, और यही वैल्यू एल डैश एच एक्स के बराबर भी आएगी, देखो यहां पे। तो यानी एल डैश एच एक्स यहां से मुझे कितने के बराबर दिख रहा है, एफ ऑफ एच एक्स, तो यानी कि ये बन गया एफ ऑफ एच एक्स। तो देख लो फाइनली वही रूल बन रहा है जो हमने बतलाया था कि पहले इंटीग्रेंट को अपर लिमिट के साथ कंपोज करो माइनस डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, बिल्कुल वही हुबहू आ रहा है। और ऐसे ही एल डैश जी एक्स जब आप यहां से निकालिएगा तो ये भी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देख लीजिए, अगर क्लियर है तो लिख दीजिए, और डन भी हो जाए तो भी लिख दीजिएगा, है ना। दोनों चीजें बता दीजिए, फिर सवाल करते हैं इसमें। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा डन अब तक। कमिंग टू ए क्वेश्चन, लेट कैपिटल जी एक्स इक्वल टू 2 से एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी। तो बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, x ग्रेटर देन 0, फाइंड g डैश 9। तो मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है ना। g डैश x जब यहां से निकालिएगा
तो सबसे पहले अपर लिमिट के साथ कंपोज कीजिएगा, तो 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर का 2x को बोले लोअर लिमिट का, तो लोअर लिमिट का कंट्रीब्यूशन बेटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2 कंपोज भी कर लिया आपने, तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 ही बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 2x/1 प्लस मॉड x, बट x पॉजिटिव है तो ये 1 प्लस x रहेगा। तो x पॉजिटिव होने के कारण मॉड पॉजिटिव से खुल गया, g-9 इज 18/10, यस इट इज 1.8, इट इज 1.8, ओके यस 9/5 1.8 जो भी है, ठीक है मेरे ख्याल से। Next question is let fx equal to इंटीग्रल e की पावर 2x से e की पावर 3x t अपॉन ln t dt x greater than 0. Find derivative of fx with respect to ln x when x equal to ln 2. यस प्रियांशु बिल्कुल सही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, विथ रेस्पेक्ट टू एफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स जब भी होता है ना, एफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स जब भी होता है, तो मैंने क्या बतलाया भाई, ऊपर एफ डैश नीचे जी डैश है ना, ऊपर एफ डैश नीचे जी डैश, तो यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स है भाई। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स है तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि नीचे एल एन एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/x। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये 1/x कैसे लिख दिया सर, तो भाई एफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स है, तो बताया था कि अगर एफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स है तो एफ डैश अपॉन जी डैश, तो एल एन एक्स का तो आ गया 1/x और एफ एक्स का एफ डैश एक्स अब लिख देते हैं। तो पहले ऊपर वाले के साथ कंपोज, तो e की पावर 3x, अच्छा ये बनेगा ln e की पावर 3x है ना, ln e की पावर 3x, तो ln e की पावर 3x इज 3x इंटू ln e, डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना, e की पावर 3x और नीचे ln e की पावर 3x में ln e रह जाएगा और 3x इधर हो जाएगा, ln e आपको पता ही है 1 के बराबर होता है। अब e की पावर 3x का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर 3x इंटू 3, यस और नो देख लो, माइनस लोअर के साथ कंपोज करोगे तो e की पावर 2x और ln e की पावर 2x मतलब 2x इंटू ln e, और फिर e की पावर 2x का डेरिवेटिव, तो e की पावर 2x इंटू 2। अब आप देखो ये 2 कैंसल आउट हो गया, 3 कैंसल आउट हो गया। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, ये ln e तो 1 हो गया और ये जो नीचे नीचे x है ना ये भी सलट लेगा है ना, ये भी सलट लेगा, मतलब सलट लेगा मतलब कट जाएगा। तो हालांकि ये जो x है ये भी कैंसल आउट हो रहे हैं, ये भी कैंसल आउट हो रहे हैं नीचे नीचे से, यानी ये अल्टीमेटली मुझे लग रहा है e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x है। और किस वैल्यू पे निकालनी है, x की वैल्यू ln 2 पे निकालनी है, मतलब e की पावर 6 ln 2 माइनस e की पावर 4 ln 2, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। दिस इज 64 माइनस 16 दैट इज 48, बिल्कुल सही है ना, दिस इज 16 माइनस दिस है ना, दैट इज 48। आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू इंटीग्रल 0 से y dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर, है ना। आगे है इफ d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ky पॉइंट के, पॉइंट के। यस वेरी गुड, वेल डन। तो हम देखो d2y बाई dx2 निकालना चाहते हैं, बट यहां पे दिक्कत क्या है बच्चों की x एज अ फंक्शन ऑफ y है, तो पहले आप dx बाई dy निकालो, विथ रेस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट कर लो।
तो विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ऊपर वाले के साथ कंपोजिशन मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1 और माइनस लोअर लिमिट के साथ कर भी लोगे तो जीरो का फाइनली डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि ऊपर या नीचे में से कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो अब आप इसको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये बना। तब आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है आपको। तो यानी d2y अपॉन dx2 जब आप कीजिएगा ना बच्चों, तो यहां पे आएगा d अपॉन dx ऑफ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, और यहां पे अगर आप गड़बड़ कर गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको मैच ही नहीं करेगा क्या करना है अब। तो ये y का फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से चेन रूल। तो देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रोफाइल सब के सब डिफरेंशिएशंस को रिलेट करते हैं, है ना। तो दिस इज dy और मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, क्योंकि फाइनली तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है बच्चों। अब अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर, है ना, रूट टी का 1 बाई 2 रूट टी, लेकिन जिसको t माना था वह है 1 प्लस 4y स्क्वायर, तो उसका हो गया 8y, और dy बाई dx अभी अभी निकाला है, देखिए ऊपर ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, तो हो गया काम आपका, ये गया एंड दिस इज नाउ 4y। तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं इस चेन रूल को, है ना। तो अब ये 4y आ गया, तो ऑफ कोर्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। नेक्स्ट अब हम लोग होमवर्क पे चलते हैं, होमवर्क पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो होमवर्क में स्पेशल डीपीपी में 21 से 45 था और एक्सरसाइज 2 में 1 से 12 था। तो इसमें से किसी बच्चों को पूछना है तो वो बतला दीजिए, है ना। ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ डाला था पहले, तो वो है तो दोबारा डाल दीजिए भाई। हाँ भाई, देख लीजिए भाई, 21 से 45 में किसी को कुछ पूछना है तो बताएंगे। 29, 30, 35, ओके। और 29 में मेरे ख्याल से सिंपल है ना। 29 में आपके हिसाब से छोड़ देता हूँ। बाकी 29 क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है कि एक्स स्क्वायर को आपको क्या रखना है, cos 2 थीटा, और इसके बाद 2x dx, है ना, इक्वल टू आ जाएगा -2 sin 2 थीटा डी थीटा, तो 2 कट जाएगा। और ये जो इंटीग्रल है x की पावर 5 है, तो उसमें से एक x को हटा दीजिए, तो x dx जो है ना, x की पावर 5 से x dx हटा दोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, और बच जाएगा x की पावर 4। x की पावर 4 मतलब cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये जो रूट अंडर में है ना, तो रूट अंडर में बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनता है tan स्क्वायर, तो ये उल्टा है, तो ये बन जाएगा cot थीटा। वैसे तो cot स्क्वायर थीटा बनेगा, बट उसको आप cot थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अब इसके बाद मुझे तो लगता है कि यार ये -0 से, अच्छा इसमें लिमिट्स रखनी पड़ेगी ना। 0 पे तो मुझे लग रहा है π/4, क्या, एक मिनट यार, तो 0 पे मुझे लग रहा है ये π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये शायद 0 हो जाएगा ना, देख लेना। तो इस माइनस को भी आप चाहो तो पलट दो, 0 से π/4 लिख दो, और cos स्क्वायर 2 थीटा, cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा गाइस। डी थीटा, है ना, तो साइन थीटा कट जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस cos 2 थीटा, डी थीटा। और ये दोनों इंटीग्रल्स आपको बतलाए गए हैं ना। इसके बाद सीधा सीधा ये बनेगा आपका 0 से π/4
कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जिसको हम कॉस 2 थीटा लिखना चाहते हैं, और फिर एक बनेगा 0 से π/4 कॉस क्यूब 2 थीटा, तो इसको भी कॉस थीटा में लिखिए। तो इसके लिए आपको याद कीजिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर हाफ आ जाएगा, दोनों में हाफ आएगा, है ना, और ये 0 से π/2 हो जाएगा। एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बतलाया हुआ है π/4। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई हो बच्चों तो एक बार देखकर आप बतला दीजिए ना, 0 से π/4 और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो मुझे लग रहा है दिस इज हाफ, और ये शायद था π/4 + 2/3। तो अगर एलसीएम लेके लिखा जाए तो 24, और इधर बनेगा 3π + 8, है ना, ऐसा कुछ बनना चाहिए। बाकी कुछ एरर हो गया हो तो देख लीजिएगा, गड़बड़ा सकता है। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, 3π + 8/24 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 29 के बाद देन इज 30 मेरे ख्याल से काफी सिंपल सवाल है। इज वेरी इजी वन। इसको दो पार्ट में अलग अलग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। इंटीग्रल 0 से 1, पहला देखिएगा g²x है ना। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा बनेगा आपका fx × g'(x) g²x, मतलब एक क्वेश्चन रूल है, एक प्रोडक्ट रूल है छिपा हुआ है इसमें, है ना। g²x वाला जो दूसरा वाला है ना, उसको भी पकड़ लो, तो f'(x gx) × g²x, ये दोनों में फर्स्ट टर्म है ना, दोनों साइड में। तो जैसे आप वहां पे देख रहे हैं g²x - 1 और g²x + 1, तो मैंने दोनों में ये चीज निकाल ली है प्लस, है ना। इधर से देखना सेकंड वाले में f'(x gx), सेकंड वाले में एक ये बचेगा, और माइनस फर्स्ट वाले में एक नेगेटिव में आएगा ना, g²x - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो fx × g'(x), और होल अपॉन क्या है बच्चों, g²x dx। तो जितने बच्चे समझदार हैं और जो बच्चे थोड़ा ध्यान दे दें अगर इधर, तो समझदार बन जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर हो गया है ना, कि इसके साथ इसको पहले अलग कर लीजिए। तो जैसे ही अलग कीजिएगा तो ये 0 से 1 g²x कट जाएगा, और ये एक प्रोडक्ट रूल है fx g'(x) + f'(x gx। तो ये fx × gx का डेरिवेटिव है, तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगा आपका, fx × gx फ्रॉम 0 से 1। अब जो भी f1 g1 और f0 g0 की वैल्यू दी हुई है उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप, है ना। और फिर अगला वाला देखिएगा तो ये क्वोशंट रूल है, f'(x gx) - fx g'(x) अपॉन g²x। तो ये fx अपॉन gx का डेरिवेटिव है ना, fx अपॉन gx का डेरिवेटिव है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लिख सकते हैं, दिस इज fx अपॉन gx फ्रॉम 0 से 1। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई भी दम नहीं सवाल में, है ना। देन इज 35 शायद, है ना, 29 35 और एक 43 भी है शायद। 35 में क्या कह रहा है कि दिस इज 3/4 से 4/3, 35 2x² + x + 1, शायद ऐसा कुछ, और नीचे लिख रहा है x³ + x² + x + 1। तो ये a है और आपको e की बार a निकालना है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x² + 2x + 1, ऐसा कुछ आएगा ना। ओके तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना। 3/4 से 4/3 इसको लिख ही देते हैं, 3x² + 2x + 1, है ना, और माइनस क्या कर देंगे अपन, x² + x,
तो 3x² माइनस x² विल बिकम 2x, और मेरे ख्याल से सही है। तो जैसे इसको आप अलग अलग करके लिखिएगा, तो 3/4 से 4/3, ये वाला पार्ट डन है बच्चों, है ना, लॉग में आ जाएगा। और e की पावर a निकालते वक्त ऐसा कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, है, बाकी आप देख लीजिएगा। सेकंड वाले पार्ट को भी हम इजीली मुझे लगता है कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि नीचे फैक्टराइज हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि नीचे वाले का फैक्टराइजेशन है बच्चों x+1 इंटू x²+1, और ऊपर वाले का भी फैक्टराइजेशन है x इंटू x+1। तो x+1 की हो गई छुट्टी, और ये x अपॉन x²+1 है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है 2 से, आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो फिर से ये लॉग में ही आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर सब लॉग में रहेगा, तो e की पावर a निकालना बहुत आसान काम है। 43 मेरे ख्याल से मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में भी आपको करवाया तो है। 43 और कोई सवाल है तो अभी डाल दो बेटा, है ना, क्योंकि आधा आधा घंटा में डालोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और तो कोई बात नहीं है, कितनी देर से सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 से π/2, ये इंडेफिनिट में मैंने ऑलरेडी वैसे तो करवाया हुआ है, बट फिर ठीक है, अब क्या करें। इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कॉस साइन में बदलिए इसको, ऐसा, उसमें cos x था, इसमें बस sin x है, बस इतना ही फर्क है ना। और ये cosec x को नीचे ले जाके अंदर ले जाइए, तो यहाँ जो cosec x है ना, इसको 1/sin x कर दीजिए, और अंदर ले जाइएगा तो sin² x जाएगा। तो उस सवाल में इंडेफिनिट में ये cos में थे, है ना, अभी ये sin में, और इसको अब √1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा जब √1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स विल बिकम cos x, मतलब cos² x √, बट ये cos x है, 0 से π/2 है, मॉड पॉजिटिव ही आएगा, और इधर √, में वही है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स को आपने जैसे t माना, है ना, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा dt, ऊपर cos x dx, और नीचे बन जाएगा t इंटू √t²-1। सेक इनवर्स x का या सेक इनवर्स t का इंटीग्रेशन है। 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और π/2 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इजी इन द सेंस कि पहले बतलाया जा चुका है ना। तो मेरे ख्याल से अभी तक और कोई डाउट तो है नहीं डीपीपी में, तो आई एम अज्यूमिंग नाउ कि हो चुका होगा। और ओ नो 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 नो, कहाँ चले गए? ठीक, ओके, डेफिनेट की शीट पे आते हैं। जैसा कि आपको याद हो, एक्सरसाइज 2 में दिया था हमने, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 2 बच्चों का, एक क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं पहले, है ना। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि ये थोड़ा चमकता कम है, बट है तो, मतलब चमकने के बाद तो इजी है, लेकिन जब तक चमकता है तब तक दिक्कत आ जाती है। हाँ, देख सकते हैं 1 + 2 cos x है, और नीचे है 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसको एक काम करो, ऊपर नीचे cos² x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos²x, ये बन जाएगा cos² x, और प्लस 2 cos x इंटू cos²x, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बच्चों, देखना cos² x है तो स्क्वायर है ऊपर, तो अंदर cos² जाएगा, तो 2 cos² और प्लस cos x इंटू cos², तो cos² से मल्टीप्लाई किया, नीचे स्क्वायर था तो इसलिए ऐसा हो गया, है ना। अब इसके बाद ये सस्ता सा बन जाएगा 0 से π/2 cos²x। इसका देख लीजिएगा, एक cos x और cosecant x मिलके cot x बना देगा, और इंटू cosecant x, और नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिस इज 2 cosecant x,
अब प्लस कॉट एक्स। अब आप सोचो ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है आपका। अब आप ये जो टर्म है ना 2 cosec x प्लस कॉट एक्स को अगर t मानते हैं आप, है ना, तो इसका साक्षात डेरिवेटिव विद माइनस साइन लिखा हुआ है ना, माइनस 2 cosec x कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज 1/t है ना, अल्टीमेटली 1/t मतलब 1/2 cosec x प्लस कॉट एक्स बन जाएगा। लिमिट्स रख के एंजॉय कर सकते हैं ना। और कोई सवाल है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 भी है शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ख्याल से ए में क्यूबिक आ जाएगा, कुछ खास सवाल तो नहीं लग रहा है। 0 से π/2, तो इसमें 3 टर्म्स आएंगे। एक तो साइन क्यूब एक्स आएगा, है ना, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स का क्यूब करोगे तो प्लस ए क्यूब कॉस क्यूब एक्स आएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए कॉस एक्स आएगा, है ना। इसके बाद मैं बतला देता हूं, ऐसे कोई मेरे करने लायक नहीं है, आप ईमानदारी से कीजिएगा, हो जाएगा। इंटू ए कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें हर एक वैल्यू बतलाई गई है। जैसे साइन क्यूब एक्स का 2/3 इंटीग्रेशन होता है, कॉस क्यूब एक्स का 2/3। को बोले साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कैसे होगा सर? तो सिंपल है भाई, साइन एक्स को टी मानोगे, कॉस एक्स डीएक्स डीटी में चला जाएगा, तो ये टी स्क्वायर डीटी बन जाएगा। ऐसे ये वाला भी है ना, कॉस को टी मानोगे, यू मानोगे, तो ये डीटी में। तो आप समझो ना, ये पूरा का पूरा जो है ये ए में क्यूबिक आएगा फाइनली 0 π/2 रखने के बाद। और अगला वाला तो आपका बहुत सस्ता सा है, टैबुलर इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने एक्स और कॉस एक्स है ना, तो x का 1 और 1 का फिर 0, और cos x का sin x और sin x का माइनस cos x। तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये प्लस और ये माइनस, तो मुझे लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन तो दिख ही गया है, x sin x प्लस cos x, एंड दैट इज फ्रॉम 0 से π/2, और ये 2 दिया हुआ है। तब आप रख के देख लो, है ना, आप रख के देख लो। मेरे ख्याल से ये π-2 कट जाएगा, और ये a में क्यूबिक आ जाएंगे, जिसके 3 रूट्स हैं, a1 a2 a3। तो इसके आगे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना, आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा तो मैं भी क्या ही कर लूंगा, है ना। तो a में क्यूबिक बन जाएगा, इसमें π/2 0 वगैरह लिमिट विमिट रख के देख लीजिएगा। ये π-2 मुझे पूरा विश्वास है कट जाएगा, और ये a में क्यूबिक बन जाएगा। अब अगर आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर निकालना है, तो ये बहुत बार बताया गया सम ऑफ रूट्स वगैरह से, बेसिक क्वेश्चन है ये, कि दिस इज a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर, जो कि सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम से मिलेगा, a में क्यूबिक है, और -2 टाइम्स सिग्मा a1 a2, जो कि सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम है। तो a में क्यूबिक बनाना है आपको ईमानदारी से, और ये चीज को इवेलुएट करना है, आ जाएगा। और कुछ है तो जल्दी बतलाइए, नहीं तो आगे होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से डन है सबका। चलिए, तो एक्सरसाइज 2 में हमने 12 तक तो दे दिया था आपको, और 12 तक मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट बच गया आप लोगों का। तो इसमें आप जा सकते हैं नाउ होमवर्क में, एक्सरसाइज 2 13 से लेकर, है ना, 29 तक, एंड एक्सरसाइज 1 चलो आज इतना ही होमवर्क दे रहे हैं ना।